नमस्कार साथियों। तो जो हमारी सीरीज चल रही है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हुए एक बार फिर से एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से अब जिस टॉपिक की शुरुआत हो रही है, अब प्राचीन वाला राजस्थान भी हमारा खत्म हो चुका है साथियों। साथ साथ ही बनाने नोट्स, क्योंकि प्राचीन राजस्थान के बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं होते हैं, तो वो ध्यान रखना है। अब यहाँ से लगभग आपका मध्यकालीन एक तरीके से राजस्थान की शुरुआत हो चुकी है। ये थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि इसमें काफी टॉपिक्स हैं और ऐतिहासिक युद्धों के बारे में, और युद्ध का जो काल है ये वही है साथियों, राजा महाराजाओं के झगड़ना। हालांकि युद्ध होते थे लेकिन उच्च स्तर के जो युद्ध मिलेंगे ना साथियों, लड़ाइयाँ, वो आप लोगों को मध्य काल के दौरान एक दूसरे की सत्ता हटाना, एक दूसरे पर आक्रमण करके एक दूसरे को जीतना की भावना, ये आप लोगों को सबसे ज्यादा मध्य काल में, चाहे भारत हो या राजस्थान हो, इसमें मिलेगी। तो यहाँ से अब आप लोगों को इधर उधर की बातों से बचना है, ये चीज ध्यान रखना है। अपन क्या जनरली क्या होता है कि जब मध्यकाल में युद्ध में बातें होती हैं तो अनयूजुअल, बहुत लंबा चौड़ा, तो इसमें फिक्स नहीं है कुछ भी। जो पढ़े है वो आप लोग रिवाइज कर लेना, जितना बताएं कोई नई चीज लगेगा। हाँ, इस सब्जेक्ट का जो मध्यकाल है, चाहे भारत का हो राजस्थान का, बहुत ज्यादा खींचना में, जितना पढ़ा है उसको तैयार कर लेना, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है साथियों। अपन एनसीईआरटी आरबीएससी तक की चीजें या जो बेसिक गाइड्स बेस बुक है, नोट्स बेस है, वो हम लोग कवर कर लेंगे। तो इसमें ज्यादा मत लगाना, मैंने किसी सब्जेक्ट के लिए ऐसा नहीं कहा है। उसका रीजन ये है कि इस मध्यकाल में बहुत लंबी चौड़ी चीजें हैं जिसको हम लोग अनयूजुअल को अवॉइड करते हुए मेन मेन जो प्रमुख चीजें हैं वो सारी चीजें कवर करेंगे। भाई यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए एटलीस्ट मध्यकाल के लिए। बाकी सारी चीजें आप ढंग से पढ़ो, अपडेट करो, लंबा चौड़ा करो नहीं। इसके लिए बस एक लिमिटेड, ठीक है, एक दो सवाल आ गया तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दो, जिससे कम से कम आपको एक दो सवाल इसमें से सही होने की गुंजाइश होगी। नहीं तो आप फालतू में बहुत ज्यादा क्वांटिटी बढ़ जाओगे। इतिहास बहुत बड़ा है साथी, आपकी सोच से बाहर है ये इतिहास। जब शुरू करोगे पढ़ने ना तो बहुत, क्योंकि लड़ाई झगड़ों का क्या होता है, लंबी प्रक्रिया चलती है। राजा महाराजाओं के टाइम में 100 चीजें, 100 शासन प्रणाली, 100 बदलाव, 100 अपग्रेड, ये चीजें चलती रहती हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे दो टॉपिक में। एक तो बात करेंगे सबसे पहले राजपूत काल के बारे में। तो राजपूत काल के बारे में चलिए बात करते हैं। तो हर्षवर्धन की मृत्यु, राजा हर्षवर्धन थे 647 ईस्वी में, से लेकर मोहम्मद गोरी के मुगलों के द्वारा दिल्ली पर एकाधिकार जो 1206 ईस्वी के समय में, काल को किस नाम से जानते हैं साथियों? राजपूत काल के। ये बस एक समझने के परिप्रेक्ष्य में, इसमें से आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट ध्यान रखना है कि कब राजपूत काल की शुरुआत चली थी। और राजपूत को शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है वो 7वीं शताब्दी में मिलता है, जो राजपुत्र, मतलब संस्कृत भाषा में शब्द का ही विस्तृत रूप है, ये ध्यान रखना है। राजपूत का मतलब राजपुत्र से है, ये चीज ध्यान रखना है। राजा के पुत्र से भी इसको कनेक्ट किया गया है। ज्यादा लॉजिक मत लगाना, जहाँ जरूरी पॉइंट होंगे मैं स्टार करवा दूंगा। चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी, कालिदास और बाणभट्ट के नाटकों में भी राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया गया सामंतों के अर्थ में। अब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई जो राजपुत्र शब्द का जो इस्तेमाल किया गया वो सामंतों के रूप में रियासतों के समय यूज किया गया था। और चीनी यात्री हेंगसांग आया था, उन्होंने अपनी शिव की पुस्तक थी, इसमें भी राजाओं को कई क्षत्रिय बताया, कई राजपूत लिखा है। तो ये बताने का इतिहास बता रहे हैं कि जो राजपूत का काल का जो शुरुआत हुई है वो किस प्रकार हुई है, ये बताने की प्रयास कर रहे हैं। और मुसलमानों के आक्रमण से पहले यहाँ के सभी शासक क्षत्रिय कहलाते थे, और बाद में यही के शासक जाति के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ये बेसिक के साथ है, राजपूत काल से जुड़ी हुई कुछ बेसिक बात है कि भाई इसकी शुरुआत हुई है, वो हुई कैसे। फिर डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो इसने कहा राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं है, नया नहीं है, मतलब नहीं किया का मतलब यहां से था नया नहीं है। प्राचीन काल में ग्रंथों में इसका प्रयोग हुआ, मतलब अब ये भी इतिहासकार हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा भाई साहब, उन्होंने कहा कि आप सोच रहे हो नया है, ये नहीं है, हमारे प्राचीन काल के ग्रंथों में इस शब्द का, राजपूत शब्द का बहुत, ठीक है। फिर चाणक्य का जो अर्थशास्त्र और कालिदास के नाटकों, बाणभट्ट के हस्तचरित तथा कादम्बरी ने इस शब्द का प्रयोग किया है। तो ये था राजपूत शब्द के बारे में कि इनके बारे में कहां पर इतिहास से जुड़ी हुई बातें की गई। फिर देखो, चीनी आदि हिंसांग ने हर्षवर्धन के समय आया था ये, और राजाओं को कहीं क्षत्रिय कहीं राजपूत का है। इसके अलावा नोट भी ध्यान रखना है कि जो 8वीं सदी तक इस शब्द का प्रयोग जाति के लिए नहीं बल्कि शासक वर्ग के लिए था, या कुलीन क्षत्रिय वर्गों के लिए। अब क्या ये शब्द का जो प्रयोग हुआ अलग अलग स्थितियों में हुआ, ऐसा नहीं जाति। आज के समय में राजपूत क्या है, जाति है, लेकिन उस समय शासक वर्ग के रूप में या कुलीन वर्ग जो क्षत्रिय थे वो राजपूत शब्द का इस्तेमाल करते थे। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति।
तो सबसे पहले बताया गया अग्निकुंड से उत्पत्ति। तो जो आप अग्निकुंड से उत्पत्ति का सर्वप्रथम मत किसने दिया है? वो चंद्रवरदई ने। किसमें? अपनी रचना पृथ्वीराज रासो। तो ये आपको पूरा ध्यान रख, अग्निकुंड से उत्पत्ति किसने बताई सर्वप्रथम? चंद्रवरदई ने। चंद्रवरदई ने किसमें बताई? अपनी रचना पृथ्वीराज रासो। तो ये चीज ध्यान रखना है, चंद्रवरदई के द्वारा रचनाकार है, जिसकी रचना की है साहित्य की, वो पृथ्वीराज रासो। इसी में ही राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई। और चंद्रवरदई ने अपने ग्रंथ में राजपूतों की कितनी 36 शाखाओं का भी वर्णन किया है। और नैणसी, मोनोद नैणसी और सूर्यमल मिश्र ने भी अग्निकुंड से उत्पत्ति के मत का समर्थन किया। देखो, समर्थन भी ध्यान रखना आपको। देखो, काफी बार इससे जुड़ा हुआ सवाल एग्जाम में आ चुका है, तो अपन क्या पूरा स्किप करके नहीं चल सकते कि हाँ इसको स्किप ही कर दे, नहीं। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी। तो मेरी बात उम्मीद है कि आप लोग आराम से समझ पा रहे होंगे। चलिए, ओझा लिखते हैं कि पृथ्वीराज रासो का सारा लेकर विद्वान इन 4 राजपूत वंशों को अग्निवंशीय मानते हैं, उनकी हठ धर्मिता है। अब ओझा साहब है, डॉक्टर ओझा साहब क्या कह रहे हैं? ये क्या हठ धर्मी, क्या जिद है ये? कभी पृथ्वीराज राजा का जो देश बांधकर पृथ्वीराज राजा चंद्रवरदई के द्वारा, तो बाकी वाले सूर्यमल मिश्रण है, चाहे एक तरीके से मोनो नैन से, ये भी क्या है कि हठ धर्मिता है। और दशरथ शर्मा और सीवी वैद्य और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत की कल्पना मानते हुए खंडन किया है। अग्निकुंड से क्या है? एक कल्पना मात्र बताए, सबके अलग अलग बातें हैं, ज्यादा नहीं सोचना है। ये है अग्नि से, अग्निकुंड से उत्पत्ति के बारे में बात कर रहा है राजपूतों की। फिर कहता है ब्राह्मणों से उत्पत्ति। तो डॉक्टर भंडारकर ने गोयल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बतलाया है। तो इसने कहा कि ब्राह्मण में भी उसने गोहिल राजपूत, देखो इसने और जाति सूचक शब्द को इस्तेमाल करके, या जो शासक वर्ग से जुड़ा हुआ यूज किया, इसने नागर ब्राह्मण का है। और साक्ष्य के रूप में भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करता है। भाई उसने कहा कि भाई आप बिजोलिया शिलालेख भेज दे कि उसमें वासुदेव चौहान ने उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। तो ये है ब्राह्मणों की उत्पत्ति, मतलब ब्राह्मणों से उत्पत्ति, ध्यान रखना है। राजपूतों की उत्पत्ति का में सबसे पहले अग्निकुंड से प्रमाण चंद्रवरदई के द्वारा पृथ्वीराज रासो से जुड़ा हुआ 36 शाखाओं का वर्णन किया, और इसका जो समर्थन किया मोनोद नैणसी और सूर्यमल मिश्र ने भी। फिर मंडोर शिलालेख जोधपुर के अनुसार भी प्रत्यार राजपूत ब्राह्मण हरिश्चंद्र तथा उनकी पत्नी भाद्रा की संतान और आबू के प्रत्यार वशिष्ठ ऋषि की संतान थी। और पिंगल सूत्रकृति में भी राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान बताया है। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण कुएदत्त का वंशज बताया है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें ये चीजें आपको क्लियर रखनी होगी कि भाई किसमें क्या बात की। अब इतिहास है, देखो इतिहास में नॉर्मली क्या होता है, जब इतिहास पढ़ते हैं ना तो कहानियों में चले जाते हैं लंबी चौड़ी। जो मैं आपको यहाँ ले जाना स्वाभाविक नहीं समझता हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे अलग, जब मेरा कोई 2 साल का कोर्स होता है या 18 महीने का कोर्स हो ना, तो मैं इधर उधर की लंबी चौड़ी गाथाएं गाऊं। और एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए जिसमें सारे सब्जेक्ट का समय खराब किया जा सकता है, तो मैं उसको अवॉइड करूंगा साथियों। हाँ, कभी इच्छा हो तो बता देना, मैं अलग से आप लोगों को कहानियां, कोई नहीं सुनता है साथियों। अपन फेमस होता है तो अपनी बातें कोई सुनता है, वरना सही बात भी कोई ध्यान नहीं देता है। कायम खारासन में भी चौहानों की उत्पत्ति वत्स ने बताई, जो जमदग्नि गोत्रसा था। इस कथन की पुष्टि सुंगा अभिलेख और आबू अभिलेख अचलेश्वर में भी होती है। और चंद्र ओझा भाई साहब है, हीराचंद ओझा, सी वैद्य और डॉक्टर शर्मा ने भी इस ब्राह्मण वंशी मत को अस्वीकार किया। इसमें भी देखो किसने स्वीकार किया किसने नहीं किया, ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब उत्पत्ति के रूप में विदेशियों की संतान किसने बताया है? राजपूतों की उत्पत्ति के रूप में विदेशियों की संतान, तो ये जो सर्वप्रथम मत दिया है साथियों, कर्नल जेम्स टॉड साहब ने दिया है। उसने कहा कि राजपूत शक अथवा सीतियन जाति के वंशज हैं। और ओझा ने कर्नल टॉड की बात का भी खंडन कर रहा है कि नहीं। देखो इतिहासकारों के अलग अलग मत के चक्कर में हमारा कंटेंट बढ़ जाता है। फिर वीएस स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं और 9वीं शताब्दी अचानक प्रकट हुई। स्मिथ ने राजपूतों को होणों की संतान बताए। और कनिंगम ने 1978 में जो ब्रॉज गुजर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इन संबंध का कुषाण जाति से बताएं। ये थी अलग अलग बातें कि भाई ब्राह्मण के से उत्पत्ति कैसे हुई, अग्निकुंड से कैसे उत्पत्ति हुई, या विदेशों की संतान बताए हैं राजपूतों को। फिर आ गया सूर्यवंशी और चंद्रवंशी शब्द यूज किया गया राजपूतों के लिए। तो अग्नि पुराण के अनुसार कृष्ण और अर्जुन चंद्रवंशी तथा राम और लव को सूर्यवंशी के वंशज राजपूत हैं।
और शर्मा ने भी सूर्यवंशी चंद्रवती बताई, ये भी ध्यान रखना है। किसने? दशरथ शर्मा ने। और हर्षनाथ जो सीकर का चौहानों का सूर्यवंशी बताया, जो सीकर का अभिलेख है, शिलालेख है। और आबू पर्वत शिलालेख है 1285 ईस्वी में गुहिल वंशीय राजपूतों की उत्पत्ति रघुकुल से बताई, ये चीज ध्यान रखें। वंशावली लिखने वाले माटो ने राठौड़ों को सूर्यवंशी तथा यादवों, माटियों और चंद्रावती के चौहानों को चंद्रवंशी बताए हैं। और हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने चौहानों को सूर्यवंशी बताई, ये चीज ध्यान। तो इसमें क्या हुआ कि भाई अलग अलग जगह के हिसाब से, कि भाई अग्निकुंड में अलग बात कर रहे हैं, विदेशों की संतान के रूप में अलग बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों के रूप में, और अब सूर्यवंशी, यह भी ध्यान रखना है। फिर वैदिक आर्यों की संतान किसने बताए, ये भी राजपूतों की उत्पत्ति का ही पॉइंट है। तो गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और शिव वैद्य ने भारतीय आर्यों को क्षत्रिय वर्ण, राजनीय वर्ण की संतान मानते हैं। और मनुस्मृति के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई गई है। और ऋग्वेद के अनुसार क्षत्रिय ब्रह्मा की बाहों से उत्पन्न हुए। मिश्रित मूल का सिद्धांत भी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने मिश्रित जातीय अवधारणा का समर्थन किया और राजपूती की उत्पत्ति के संबंध में किसी एक निश्चित मत और सिद्धांत का प्रतिपादन करना कठिन है। मतलब उत्पत्ति से जुड़े हुए इतनी बातें कर ली और उन बातों के चक्कर में अपना हो गया, कंटेंट की संख्या क्या हुई, बढ़ गई है। भाई हमें तो क्या है ना, काफी बार पूछ लेते हैं सर्वप्रथम किसमें क्या बात की, विदेशों की संतान किसने बताया, ब्राह्मणों से किसने बताया, अग्निकुंड के रूप में। आप नेट पर सर्च करने जाओगे ना, इसके बारे में इतनी लंबी चौड़ी आपको गाथाएं मिल जाएगी। इसलिए कहता हूँ कि मध्यकाल वाले में थोड़ा सा हाथ टाइट रखना, सेलेक्टिव चीजें उसमें से आ गया तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर लेना। और आ जाता है 4 सवाल बनते हैं तो 2 सवाल आ जाएंगे, 2 को स्किप करो। 2 के लिए अपनी कंटेंट की क्वालिटी बढ़ाने के चक्कर में एक भी नहीं हो सही, ऐसी सिचुएशन कभी मत लाओ, ये भाग्य ऐसा है। तो ये था राजपूत काल के बारे में, उसकी उत्पत्ति से मेन बातें ही थी। अब आ जाते हैं मेन साथियों, प्रतिहार वंश, जो प्रतिहार राजवंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश के रूप में जिसे जाना जाता है। तो यहां से अब आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल टू द पॉइंट है। तो गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति कैसे हुई भाई, सबकी किसी न किसी वंश की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। तो नीलकुंड, देवली और राधनपुर जो कि गुजरात का क्षेत्र है, करना अभिलेखों में प्रतिहारों को क्या कहा है, गुर्जर प्रतिहार कहा है, ये चीज ध्यान रखना है। और मीर भोज ने ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार शासक वत्सराज को विशुद्ध क्षत्रिय बताया। देखो हर वंश के हिसाब से उत्पत्ति से जुड़ी। अब एक और अरब यात्री आए से, उनका नाम है, अरब यात्रियों ने गुर्जरों को जुर्ज या अल गुर्जर भी कहा है। ये है अल मसूदी। अल मसूदी पूछे तो ये अल मसूदी ने प्रतिहारों को अल गुर्जर या प्रतिहार राजा को बोरो कहा है। और मिस्टर AMT जैक्सन ने बंबई गजेटियर में गुर्जरों को विदेशी माना है। तो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि गुर्जरों की जो उत्पत्ति हुई है, भाई देखो अलग अलग मत मिलना स्वाभाविक है, जो मैंने पहले कहा है कि मिलेंगे। फिर गौरी शंकर ओझा ने प्रतिहारों को क्या है, क्षत्रिय बताया। जॉर्ज कैनेडी ने इंग्लैंड के ईरानी मूल का बताया। डॉक्टर भंडारकर ने विदेशी बताया। कनिंगम में इसे कुषाणवादी। इसलिए कहता हूँ कि इतिहास को लिमिटेड, जितना मैं पढ़ा उतना पढ़ लेना, और कोई MCQ PYQ में अच्छा मिले वहां से बस उसी को बार बार पढ़ना, ताकि कम से कम कुछ सवाल इजी आए तो हो जाएगा, ठीक है, नहीं स्किप कर देना, वरना जब टेढ़े आएंगे ना तो आपके ऊपर से जाएंगे वो। पाश्चात्य इतिहासकारों ने प्रतिहारों को गुर्जर माना, जो कि विदेशी हुनों के साथ आए थे। और स्मिथ स्टैनफोनी ने होन वंशी माना है। किसको? गुर्जर प्रतिहार के बारे में। अब राजपूत से आगे अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है, ये चीज ध्यान रखना है। प्रतिहारों ने स्वयं को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज माना। तो यहाँ पर क्या था, उत्पत्ति, जिसमें अलग अलग इतिहासकार कहते थे ये है वो है, ये है वो है। भाई जो भी है आप इसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अब आ जाइए प्रतिहारों के मूल स्थान के बारे में। तो बाऊ के जो मंडोर शिलालेख व कुको के घटियाला शिलालेख में इसके मूल स्थान किसको, गुजरातरा प्रदेश, जो कि पश्चिमी राजस्थान को माना था, ये ध्यान रखना। और कुछ विद्वानों ने मूल स्थान मंडोर जोधपुर को माना है गुर्जर प्रतिहारों का। तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि इतिहास में एक मत तो आपको किसी भी बात का मिलेगा ही नहीं। फिर स्मिथ हिमेंसांग के वर्णन के आधार पर प्रतिहारों का मूल स्थान आबू पर्वत के उत्तर पश्चिम स्थित श्रीमाल और भीनमाल जालोर को मानते हैं, और कुछ विद्वान इसका मूल स्थान उज्जैन को भी मानते हैं। तो देखो इतिहास में आपको ये अब शुरुआत हुई है कि वो ये मानता, ये मानता, वो ये मानता। आपको व्यक्तित्व के हिसाब से पूछा जा सकता है कि भाई स्मिथ ने क्या कहा है या मंडोर किसने कहा है, वो चीज आपको ध्यान, जितना मैं आपको बताऊं वो कम से कम आप लोग तैयार कर लेना, ज्यादा नहीं तो।
गुर्जर प्रत्यारों की शाखाएं पूछे तो प्रत्यारों की अनेक शाखाएं, जो मून और नैन्सी ने प्रत्यारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया, जिसमें मंडोर, भीनमाल, उज्जैन, कन्नौज और राजौरगढ़, बड़ौज के प्रत्यार काफी प्रसिद्ध थे उस समय। और जो गुर्जर प्रत्यार है, मंडोर स्थित चामुंडा माता को अपनी कुल देवी के रूप में, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, किसी भी वंश की कुल देवी कौन सी है, तो ऐसे सवाल काफी बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि इस वंश की कुल देवी उस वंश की। अब आ जाइए इसकी प्रमुख शाखाएं, मंडोर, भीनमाल, कन्नौज, ये हैं शाखाओं के नाम, थोड़ा देख लेना। ध्यान यहाँ से जो मंडोर शाखा की बात करें, सबसे प्राचीन शाखा है साथियों, जो कि जोधपुर जिले में स्थित है और प्रत्यारों की उत्पत्ति स्थल भी माना गया है। कुछ विद्वानों ने क्या हुआ, इस स्थान को उत्पत्ति स्थल के रूप में माना है। अब आ जाइए मंडोर शाखा के प्रमुख राजा, हरीशचंद्र भाई साहब। ये क्या है, मंडोर के प्रत्यारों के शासक थे, तो कल को सीधा पूछ ले मंडोर के प्रत्यार के शासक, तो हरीशचंद्र। और प्रत्यार अभिलेखों में हरिश्चंद्र को क्या बताया, ब्राह्मण बताया, अर्थात प्रत्यार अभिलेखों में हरिश्चंद्र को विप्र हरिश्चंद्र कहा गया, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। और वेदों का ये ज्ञाता था हरिश्चंद्र भाई साहब, योग क्रिया में क्या था, निपुण था। तो ये सीधी सीधी टू द पॉइंट बात है। इसके अलावा हरिश्चंद्र क्या है, रोहिलिदी नामक उपाधि धारण की थी और योग क्रिया में निपुण होने कारण रोहिलिदी इसे कहा गया। तो रोहिलिदी का मतलब योग क्रिया में निपुण था। और 4 बेटों ने मंडोर की जीत कर मंडोर में प्रकोट के का निर्माण कराया। तो हरिश्चंद्र के 4 बेटे थे ना, जिसका नाम है रज्जिल, भोग, भट्ट, कक्कक और दद, ये चीज ध्यान रखना है। तो सबसे पहले रज्जिल की बात करें तो मंडोर का पहला प्रत्यार राजा था, ठीक है। नरभट्ट भी इसे कहा जाता था। नरभट्ट को पहलो पहली नामक उपाधि दी गई थी। नागभट्ट पूछे तो प्रत्यारों की राजधानी को मंडोर से मेड़ता लेकर आया था। मेड़ता के नागौर जिले में स्थित है। और बेटा तात सन्यासी बन गया और मंडोर के आश्रम में रहता था। और नागभट्ट का छोटा बेटा भोज भंडार का राजा बना, मतलब सॉरी मंडोर का राजा बना और प्रत्यारों की राजधानी मेड़ता से वापस मंडोर लेखा। इसलिए मैंने कहा ना, इतिहास में घूमने फिरने की बातें लंबी चौड़ी है, जिसको अपन इतना नहीं खींच सकते। सिलू की बात करें तो तमणी या वल पर अधिकार कर लिया था। तमणी राजस्थान में जोधपुर जिले के फलोदी में स्थित है। वल राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है और वल के राजा देवराज भट्टी को हराकर देवराज के छत्र छीन लिया। तो इतना जाने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ लेना। कक भी देख लो, मुंगेर से युद्ध में भाग लिया कक ने। मुंगेर के युग में, मुंगेर अपना बिहार में स्थित है। मुंगेर का जो युद्ध है भीनमाल के वत्सराज प्रत्यार और मुंगेर के धर्मपाल के बीच में हुआ। पूछा जा सकता है मुंगेर युद्ध के बारे में, तो कौन कौन था। धर्मपाल पाल वंश का क्या था, राजा था। वत्सराज प्रत्यार वंश का राजा था। और राजा कक व्याकरण, तर्क और काव्य ज्योतिष का ज्ञाता था। तो हर उस बेटे की कहीं ना कहीं एक विशेषता थी। बाऊ की बात करें तो बाऊ कक का बेटा था और मंडोर के विष्णु मंदिर में बाउक प्रशस्ति लगवाई और 837 ईस्वी में इस प्रशस्ति को लगवाया। और मंडोर के प्रत्यारों के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत भी बाउल प्रशस्ति है। ककुक की बात करें, ककुक बाउल का छोटा भाई तथा कक का बेटा था। देखो ये सीधी बात है, मैं इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। घंटियाला के 2 लेख हैं, इसमें लगवाए थे। राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। ककुक के द्वारा लगवाया गया पहला अभिलेख जोधपुर के घंटियाला में माता की साल नामक स्थान में प्राप्त हुआ, जो कि प्राकृतिक भाषा में। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो, एक एक चीजें यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखना है। जब आप पीवाई क्यों देखेंगे ना, तब आपको मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाएगी। माता की साल जैन मंदिर था, ये ध्यान रखना है। और ककुक के द्वारा लगवाया गया दूसरा अभिलेख जोधपुर के घटियाला में खाकू देवल नामक स्थान से प्राप्त हुआ, जो संस्कृत भाषा में है। और ककुक ने मंडोर तथा रोइंस कोक में जय स्तंभ लगवाए थे और रोइंस कोक का ही नया नाम घंटियाला है। और ककुक ने रोइंस कोक घंटियाला के बाजार बनवाए थे। सब कुछ याद मत करना चाहती हूँ, PYQ आराम से देखना, जो मैं एनालिसिस करवाऊंगा इसकी एक बार 1 2 3 बार अच्छे से रीडिंग कर लेना, फिर सेलेक्टिव चीजें रिवीजन कर करके आगे बढ़ना है। अब दूसरी शाखा भीनमाल शाखा, ध्यान रखना है। ध्यान रखना, मंडोर शाखा सबसे प्राचीन है, ये चीज ध्यान रखना। तो नागभट्ट के बारे में बात करें, ये मतलब इस शाखा के राजा थे। नागभट्ट को भीमाल जालो शाखा का संस्थापक माना जाता है, ये थोड़ा देख लेना। ये मंडोर शाखा से था, कौन, नागभट्ट फर्स्ट। भीनमाल की शाखा को रघुवंशी प्रत्यार शाखा के नाम से जानते हैं और नागभट्ट को नागावलोक या उसके दरबार को नागावलोक दरबार के नाम से जानते हैं। ये थे नागभट्ट के बारे में। और इसका उपनाम था नारायण मूर्ति का प्रतीक, जिसे माना जाता है। राम का प्रत्यार, क्षत्रिय ब्राह्मण, इंद्र के दब्ब का नाशक, जालोर के गुर्जर प्रत्यारों का संस्थापक
और इसने सबसे पहले भीनमाल को चावड़ों से जीता और भीनमाल श्रीमाल को राजधानी 370 ईस्वी बनाई। फिर इसने आबू जालोर आदि को विजित किया और उज्जैन को अपनी राजधानी बनाई। ये चीज नागभट्ट फर्स्ट के समय सभी राजपूत वंश गोहिल, चौहान, परमार, राठौड़, चंदेल, चालुक्य इसके सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे। और ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट के म्लेच्छ अरबी सेना को क्या पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और नागभट्ट फर्स्ट को प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक, तो ये अच्छे से ध्यान रखना, प्रतिहार जो गुर्जर के संस्थापक हैं, वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और नागभट्ट ने इसने दक्षिण बयासी में अरब आक्रमणियों को विस्तार से रोका और सिंध और गवर्नर जुनैद के उत्तराधिकारी को पराजित कर बड़ौत छीना और नागभट्ट को राष्ट्रकूट शासक दत्ती दुर्ग से पराजित होना पड़ा था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर आगे देखे शासक थे भीनमाल के ककुक और देवराज। नागभट्ट के बाद उसका भतीजा ककुक गद्दी पर बैठा और ककुक ने क्या है, मंडोर में विजय स्तंभ की स्थापना की, उसके नीचे विष्णु मंदिर बनवाया था। राजपूताना का दूसरा प्राचीन विजय स्तंभ है और प्रथम विजय स्तंभ समुद्रगुप्त के द्वारा भयानक के भीमलाट में है। और ककुट के बाद उसका भाई देवराज नागभट्ट का भतीजा गद्दी पर बैठ गया था। ये चीज ध्यान रख लेना। फिर आया वत्सराज, देवराज का पुत्र था। इसने रणहस्तीन की उपाधि धारण की और प्रतिहार राज्य की नींव डालने वाला शासक कहा जाता है। ओसिया और दौलतपुर अभिलेखों के अनुसार वत्सराज ने पांडी जाति को हराकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। ग्वालियर अभिलेख में वत्सराज को इक्ष्वाकु वंश की उन्नति करने वाला कहा गया और दुर्योधन सूरी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कुवलयमाला की रचना भी वत्सराज के समय ही जालोर में की थी। और हरवंश पुराण जिनसेन सूरी की वत्सराज के समय की भी रचना ध्यान रखना है। तो जो भी रचना मिले ना आपको साथियों किसी भी इतिहासकार की, उसको हमेशा अच्छे से याद कर लेना। फिर नागभट्ट द्वितीय आए थे। वत्सराज उसकी रानी सुंदर देवी का पुत्र था ये। और त्रिवंशीय संघर्ष नागभट्ट ने प्रतिहारों का नेतृत्व किया, ध्यान रखना है। उपाधि क्या दी इसने अपने आप को? मुंडोर विजय के बाद नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराज विराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और बुचकला जोधपुर में नागभट्ट द्वितीय है, ध्यान रखना है। कोई विष्णु और शिव मंदिर बनवाए। वर्तमान में शिव और पार्वती मंदिर में काफी विख्यात है ये। और 23 अगस्त 833 ईस्वी को नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में क्या हुई, जल समाधि। तो ये कुछ खास विशेषता है, जल समाधि लेना, किसने ली किसने नहीं ली। रामभद्र भाई साहब की बात करें तो द्वितीय पुत्र के रामभद्र ने, मतलब नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे रामभद्र, मंडोर के प्रतिहार स्वक्त हो गए थे, मतलब एक तरीके से शासनकर्ता के रूप में। और अन्य कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया था। मीर भोज, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, जिसे किस किस नाम से जानते हैं? भोज प्रथम के नाम से, भोज देव के नाम से, आदिवरा के नाम से, प्रभास पाटन के रूप में, वैष्णव उपासक के होने के कारण प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में ध्यान रखना है। जिसकी माता का नाम अप्पा देवी, पत्नी का नाम चंद्र मट्टारिका। मीर भोज अपने पिता राम भद्र की हत्या कर शासक बनाता है, इसलिए इसे प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो ये भी इसकी विशेषता है, अब याद तो करनी होगी। मीर भोज अपने समय का उत्तरी भारत में सबसे शक्तिशाली शासक था। वरा अभिलेख जो कि प्रथम अभिलेख है 836 ईस्वी का है, जो कि ग्वालियर प्रसिद्ध थी। मीर भोज के समय का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मिलेगा, इसमें कोई भी तिथि अंकित नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। और लिपि उत्तरी ब्राह्मी और भाषा संस्कृत है। और ग्वालियर अभिलेख में इसकी उपाधि आदिवरा का वर्णन मिलता है, ये चीज ध्यान रखना। दौलतपुर अभिलेख की बात करें, दौलतपुर अभिलेख में इसे प्रभास कहा गया है। ग्वालियर प्रशस्ति और आर्य यात्री सुलेमान के यात्रा वृत्तांत से उसके शासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। और अरब यात्री सुलेमान ने मीर भोज को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया, जिसने अरबों को रोक दिया। सुलेमान को मीर भोज को अरबों का अमित्र या इस्लाम का शत्रु बताया। इतिहास को देखो, या तो मैंने कहा ना कहानियों में चले जाओ, जब समय हो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन सब के लिए आप 2-4 बार रिवीजन करो, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। महेंद्र भोज द्वारा रचित ग्रंथ है संगार प्रकाश, शब्दानुशासन, आयुर्वेद सर्वत्र, कृत्य कल्पत्रु, योग सूत्र, ये अच्छे से याद रखो, इसकी रचना है। इसके समय में चांदी और तांबे के सिक्के जिन पर क्या है, श्री मद आदि राग शब्द अंकित था, ये ध्यान रखना। बगरमा लेक यूपी में इसे संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया। स्कंद पुराण के अनुसार मीर भोज ने तीर्थ यात्रा करने के लिए शासन कार्य अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंपकर शासन त्याग दिया, ये चीज ध्यान रखना। तो देखें, कोई भी व्यक्तित्व है ना, उससे जुड़ी हुई कुछ न कुछ खास विशेषता है। फिर आगे देखो भीनमाल शाखा में महेंद्रपाल प्रथम, जिसकी माता का नाम चंद्रा भट्टारिका और उपनाम पूछे रघुकुल चुंडामणि,
निर्भयेश्वर, निर्भय नरेश, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, महिपाल, महेंद्र युद्ध, परम उदारक, परम भागवत, परमेश्वर। देखो इतनी सारी उपाधि, सब कुछ इसी में ही थी। संयुक्त सेना को हराया, मतलब पाल राष्ट्रकुल प्रतिहारों के संघर्ष में पाल राष्ट्रकुलों की संयुक्त सेना को हराने वाला प्रथम शासक था। तो किसने किसको हराया, काफी बार इससे जुड़ा हुआ सवाल, क्या युद्धों से जुड़ा हुआ डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कविराज राजेश्वर ने अपनी वाटिका विद्यासाल भंजिका में अपने आश्रयदाता नरेश मंद्रपाल को रघुकुल तिलक और बाल भारत में रघु ग्रामणी रघुवंशियों में अग्रणी कहा गया था। राजेश्वर यह गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और उनके पुत्र प्रथम का दरबारी साहित्यकार और संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान बताए और महेंद्रपाल का गुरु था। तो इसमें आप लोगों को क्या है, वही किसने किसको क्या बताया, किसने किसकी रचना की और किसने किसको युद्ध मारा है। अब राजेश्वर की कुछ रचनाएं ये अच्छे से याद कर लेना साथियों। काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, विद्यासाल भंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, हर विलास, प्रसंग, ये अच्छे से ध्यान रखो। कोई भी आर्ट एंड कल्चर की, कल्चर साहित्य से जुड़ी हुई चीजें ना ये थी। फिर भोज द्वितीय भी आया था पत्र के पश्चात, उसका भोज राजा बना था। इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये चीज ध्यान रखना। फिर महिपाल फर्स्ट के बारे में देख लो। उपनाम विनायक पाल और हैरम्ब पाल है, और राजेश्वर ने महिपाल फर्स्ट को आर्यवर्त का महाराधिराज और रघुकुल मुक्तावणी के नाम से पुकारा। अल-मसूदी ने अरब यात्री और भूगोल था। ये थोड़ा ये भी ध्यान रखना, जो भी विदेशी शासक या कोई साहित्य से जुड़ी हुई चीजें हैं, रचनाकार, यात्री है, उसका नाम थोड़ा देख लिया करो, एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है। फिर महेंद्रपाल द्वितीय, तो प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल द्वितीय शासक बना। इनकी माता का नाम प्रज्ञान था। फिर देवपाल आया, यह अत्यंत निर्बल था, इसने चंदेलों में स्वतंत्र राज्य बना लिया था। फिर विनायक पाल आ गए साथियों, तो 1954 ईस्वी में खजुराहो अभिलेख में इसका नाम प्राप्त होता है और महेंद्रपाल द्वितीय का ये पुत्र था। फिर महिपाल द्वितीय आया था, तो 955 ईस्वी का बयान ना अभिलेख इसी के काल का है, जिसके लिए महाराधिराज महिपाल देव शब्द का प्रयोग किया गया। देखो बहुत सारी चीजें प्रशस्तियों में ध्यान रखना है। यशपाल की बात करें तो ये प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था, और इस प्रकार प्रतिहारों का साम्राज्य 1019 में क्या हुआ, पतन हो गया। पतन के कुछ कारण सामने आए साथियों। प्रतिहार सामंती और परिवारों के, ये थोड़ा मेंस में मदद करेंगे आपको अगर कहीं सवाल आ जाए तो। पाल राष्ट्रकुल अरबों से लगातार संघर्ष से सैनिक क्षमता का ह्रास होना, प्रतिहारों की निर्बलता का लाभ उठाकर गोयल, राठौड़, चौहान और भाटी आदि क्षेत्रीय संगठन हानिकारक सिद्ध हुए। मोहम्मद गजनवी का आक्रमण। आबानेरी क्या है, तो आबानेरी की भव्य और कलात्मक प्रतिमाओं का संबंध इस क्षेत्र के गुर्जर प्रतिहारों में से था, जिन्होंने 8वीं व 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। तो ये चीज आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है। तो ये अपना था साथियों, ये था छोटा सा टॉपिक ही था, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन आप रिवीजन करके इसको आप मेंटेन कर सकते हो। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद। क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।